गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल में सूरजकुंड मेले का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। हम बात कर रहे हैं सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले की। क्राफ्ट मेला है, याद रखना ये 2025 में ये इसका 38वां एडिशन है, 38 नंबर का एडिशन है। अभी 7 फरवरी को ये शुरू हो गया जो कि 23 फरवरी 2025 तक चलेगा। कहां पे हो रहा है? हरियाणा के फरीदाबाद में। और याद रखना ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, क्राफ्ट फेयर है। अच्छा, इसमें 2 पॉइंट और याद रखना कि इसमें थीम स्टेट कौन है, तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश है। और पार्टनर कंट्री कौन है, तो जो बिम्स्टेक कंट्रीज है उनको यहाँ पे पार्टनर देश बनाया गया है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी फोर्ब्स की वर्ष 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची आई है, इसमें भारत को कौन से स्थान पे रखा है? आंसर होगा 12वें स्थान पे। तो अमेरिका के बिजनेस मैगजीन है फोर्ब्स, जिसने अभी 2025 के सबसे पावरफुल देशों की सूची जारी की है। इसमें पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रशिया, चौथे पे यूके और भारत को 12वें स्थान पे रखा है। किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं? फोर्ब्स के अकॉर्डिंग। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया? तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद। तो अभी डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद ने भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन को अभी लॉन्च किया है और इसने अभी 1 मीटर ऊंचे कंपोनेंट का सफल निर्माण भी किया है। तो अब इस प्रिंटर से रॉकेट और रक्षा क्षेत्र के बड़े कंपोनेंट्स का निर्माण किया जा सकेगा। बाकी इस मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन की बात करें तो ये मशीन आईआईटी हैदराबाद के डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में स्थित है और ये लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली पर आधारित है। क्या होता है ये एक तेज और कुशल तकनीक है जो बड़े पैमाने पर मेटल कंपोनेंट्स बनाने के लिए उपयोग की जाती है। अब यहाँ पे एक तो डीआरडीओ की बात हो रही है, एक आईआईटी की बात हो रही है। और आपको याद होगा अभी कल या परसों ही अभी तक जितने भी आईआईटीज न्यूज में थे वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए थे, तो आज नहीं कराऊंगा। आज हम क्या करेंगे, आज मैं आपको डीआरडीओ रिवाइज करवाता हूँ। सुनना, पहले हम डीआरडीओ की बात करते हैं। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1958 में। नासा की भी इसी दौरान होती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, चेयरमैन है समीर वी कामत और डीआरडीओ के पहले चेयरमैन का नाम भी याद रखना दौलत कोठारी है। इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ पे आयोजित की? तो आंसर होगा भारत में। तो हम बात कर रहे हैं विश्व फार्माकोपिया की अभी अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई है। कहाँ पर? भारत में। भारत में भी कहाँ? नई दिल्ली में। ये इसका 15वां संस्करण है। अभी 5 फरवरी को ये शुरू हुआ और 7 फरवरी तक चली। इसका आयोजन कौन करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है। और यहाँ पे अभी भारत में इसका उद्घाटन किसने किया? तो हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। वैसे हमारे हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा है। अच्छा, क्या होता है ये फार्माकोपिया? तो दवाओं और रसायनों यानी कि केमिकल से जुड़ी जानकारी देने वाला एक आधिकारिक संग्रह है, कलेक्शन है। आप कह सकते हो ये किताब है। इसमें दवाओं के निर्माण, उसके वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन और नियंत्रण से जुड़े काम करने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी को फार्माकोपिया कहते हैं। अच्छा, इसकी इस बार 15वीं बैठक हुई है। अगर पूछूं इसकी पहली बैठक कब हुई थी, कहाँ हुई थी? 2012 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। वैसे आप जानते हो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को और उसके हेड हैं डायरेक्टर जनरल कौन? टेड्रोस अधानोम। वैसे फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अमेरिका के बाद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा किस देश ने कर दी है? तो आंसर होगा अर्जेंटीना। तो अमेरिका के बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से अलग हो रहा है। और उसके बाद अभी अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है जेवियर माइली, अभी उन्होंने भी WHO से अलग होने की घोषणा कर दी है। और कारण क्या बताया? तो अर्जेंटीना की सरकार अपने देश के प्रति WHO की नीतियों से नाखुश है। ये कारण बताते हुए वो अब WHO से अलग हो रहा है। आपको बता दूं WHO में अर्जेंटीना का जो वार्षिक योगदान है वो लगभग $8 मिलियन का है। लेकिन अमेरिका ये WHO में अब तक का सबसे बड़ा योगदान करता है। पिछले साल 2024 में अमेरिका ने WHO को लगभग $950 मिलियन की फंडिंग दी थी। अब बात यहाँ पे अर्जेंटीना है
तो अर्जेंटीना साउथ अमेरिकी देश है, कैपिटल होती है ब्यूनस आयर्स, करेंसी है पीसो, प्रेसिडेंट है जेवियर माइले। और अर्जेंटीना से क्या याद आता है आपको? एक तो ये याद आता होगा कि अर्जेंटीना ने पिछले साल ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया था, और मेरी जहाँ तक मुझे याद है 2 बार तो एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि किस देश ने मना कर दिया था। और याद आना चाहिए पिछले साल जो कोपा अमेरिका हुआ था, कोपा अमेरिका एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, उसको लगातार दूसरी बार अर्जेंटीना ने जीता, और अर्जेंटीना ने किसको हराया था? कोलंबिया को हराया था, ये भी याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा पनामा। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसी को बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, या इसे कभी कभार सिल्क रोड या सिल्क रूट भी कह देते हैं। ये चीन की एक पहल है, और इसकी घोषणा चीन ने कब की थी? 2013 में, जिसका उद्देश्य है यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप तक अपना सामान पहुंचाना, और इसके लिए वो भूमि और समुद्र के रास्तों से महाद्वीपों को जोड़ना चाह रहा है। और अभी पनामा के जो राष्ट्रपति हैं जोसेफ मुलिनो, अभी उन्होंने कहा, बाकायदा उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के जो अभी 47 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्हीं के दबाव में आकर के हम चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो रहे हैं। पहले वो इसमें शामिल था, डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव बनाया कि भैया बाहर हो जाओ वरना फिर देख लेना। तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर के हम इस चाइना का ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, हम इससे अपने आप को अलग कर रहे हैं। और इस तरह से पनामा ये पहला लैटिन अमेरिकी कंट्री बन गया है इससे बाहर होने वाला। पिछले साल आपको याद होगा ब्राजील जो देश है वो इससे बाहर हो गया था, मतलब उसने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था, और लेकिन हमारा एक पड़ोसी देश है वो इसमें शामिल हो गया था। कौन सा बता सकते हो? मैं बात कर रहा हूँ नेवला, नेपाल की, शामिल हुआ था, पढ़ा था हमने। आगे देखो यहाँ पे पनामा की बात हो रही है, तो ये रहा मैप में पनामा, आप देख लो। कैपिटल पनामा सिटी होती है, करेंसी US डॉलर चलती है, प्रेसिडेंट है जॉस राउल मुलिनो। और ये भी आपको याद होगा पिछले साल ये एक और कारण से नाम न्यूज में था पनामा का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 97 नंबर का फुल मेंबर कंट्री बना था पनामा। और ये 2 बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, एक तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आया था और एक और किसी एग्जाम में आया था। पनामा कैनाल किसे किसे आपस में जोड़ती है? तो याद रखेंगे अटलांटिक सी और पैसिफिक ओशियन को आपस में जोड़ती है, ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, अभी फरवरी में ही RBI ने रेपो दर को घटा करके कितना कर दिया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, मार्क करना, बताता हूं क्यों। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा 6.25%। एक्चुअली में अभी RBI ने लगभग 5 सालों के बाद रेपो रेट को घटा दिया है। अभी इसमें 25 बेस पॉइंट की कटौती की है, तो अब रेपो रेट कितना हो गया है? 6.50% से घट करके 6.25% हो गया है। अब इससे क्या फायदा होगा क्या? हाँ, इससे जितने भी लोन वगैरह जो बैंक वगैरह देती है वो सस्ते हो सकते हैं, EMI वगैरह जो होती है वो कम हो सकती है। क्या होती क्या है ये रेपो रेट? तो RBI जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं, और बैंक इसी लोन से अपने कस्टमर्स को आगे लोन देता है। तो अगर RBI बैंकों से कम इंटरेस्ट लेगा तो जो बैंक हैं वो भी अपने कस्टमर से कम इंटरेस्ट लेंगे, ब्याज लेंगे। अगर RBI इसको बढ़ा देगा तो उधर से लोन भी महंगे हो जाएंगे, ऐसे चलता है। और इसका उल्टा क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है, यानी कि जो बैंक हैं वो RBI के पास में अपना जो पैसा रखते हैं उसके बदले RBI बैंकों को जो इंटरेस्ट देता है, जो ब्याज देता है, उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, और ये हमेशा रेपो रेट से कम ही होता है। तो अभी वर्तमान में बात करें तो रेपो रेट कितना चल रहा है? 6.25% हो गया, और रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35% है। बाकी बात RBI की हुई है, तो इसके कुछ स्टैटिक जानते हैं, कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स में आपको और याद दिलाता हूँ। देखो, RBI की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना होती है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे, नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949। वर्तमान में गवर्नर नए बने थे, संजय मल्होत्रा 26 नंबर के हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और पहले इंडियन गवर्नर CD देशमुख थे। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में भारत के किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी हाल ही में कर्नाटक को आधिकारिक रूप से नक्सल फ्री घोषित कर दिया गया है। ये घोषणा अभी कर्नाटक के आखिरी नक्सल, जिसका नाम था कोतेहुंडा रविंद्र, उसके सरेंडर के बाद की गई है। और यहाँ पर लागू आत्मसमर्पण नीति के अनुसार रविंद्र को
7.5 लाख रुपए मिलेंगे। उसके अलावा 5,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। उसके अलावा स्किल ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी ताकि वो मुख्य धारा में फिर से लौट सके। भारत में अगर नक्सलिज्म की बात करें तो नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से ये शुरू हुआ था। नक्सलिस्ट इसके कई उद्देश्य हो सकते हैं। कुछ सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करना चाहते हैं और ये भारत के कई राज्यों में सक्रिय हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश वगैरह। और इनमें से बात करें तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और बिहार सबसे अधिक प्रभावित है नक्सलियों से। वैसे केंद्र सरकार का लक्ष्य है 2026 तक भारत से नक्सलिज्म को समाप्त करना। अब बात यहाँ पे कर्नाटक की हुई है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो, कर्नाटक की कैपिटल बंगलुरु हो गई, मुख्यमंत्री हो गए सिद्धारमैया, गवर्नर है थावर चंद गहलोत। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में चुनाव आयोग ने कहां पर चंद्रयान से चुनाव तक नाम से एक पहल शुरू की? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली में मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अभी चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक नाम से एक पहल शुरू की। उद्देश्य इतना है, अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों का जश्न मनाकर मतदाताओं में जागरूकता और उत्साह बढ़ाना। इसमें मतदान केंद्रों को चंद्रयान और गगनयान मॉडल से सजाया गया। बायोस्कोप और टेलीस्कोप के जरिए ग्रहों की इंटरैक्टिव झलकियां यहाँ पे प्रदर्शित की गई और अंतरिक्ष यात्रियों की पोशाक में मतदाताओं को मतदान केंद्र के भीतर ले जाया गया। तो याद रखना, कहां पर चंद्रयान से चुनाव तक नाम से एक पहल शुरू की अभी चुनाव आयोग ने? दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं वहां पे। अब वैसे तो देखो, यहाँ पे चुनाव आयोग की भी बात हुई है, दिल्ली की भी बात हुई है, तो चुनाव आयोग की पहले बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका उल्लेख है संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में। स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए वोटर्स डे आप 25 जनवरी को मनाते हो। वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार हैं 25वें नंबर के। पहले नंबर के कौन थे? सुकुमार सेन। और पहली महिला पूछेंगे तो वीएस रमा देवी। दो नए इलेक्शन कमिश्नर पिछले साल बने थे, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जोमेटो ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? तो आंसर होगा इटर्नल। तो फूड डिलीवरी कंपनी है जोमाटो या जोमेटो, कुछ भी बोल दो, और अभी इसने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर लिया है। हालांकि ग्राहकों के लिए जोमाटो ब्रांड नेम और उसके एप्लीकेशन और सर्विसेज में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि जो इसका स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड है ना कंपनी, तो वहां पे इसका नाम अब जोमेटो नहीं दिखेगा आपको, इटर्नल इसका नाम वहां पे नजर आएगा। जोमेटो के सीईओ कौन है? दीपिंदर गोयल है। और अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय सेना ने कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया? विजय दुर्ग कर दिया। ये ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा, एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। पीडीएफ कहाँ मिल जाती है? टेलीग्राम पे। क्विज लगाना चाहते हो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में होते हैं। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, अभी फीस्ट नाम से एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया इसरो ने। फिर पूछा, पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर होगा? यूनाइटेड अरब अमीरात। फिर पूछा, अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में अभी कौन सा स्थान मिला? पहला स्थान। और 27 फरवरी 2025 को नासा एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च करेगा, नाम क्या है? स्पेरेक्स। अभी मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है, तशेगो गेलाए, साउथ अफ्रीकी है। और अभी भारतीय सेना ने कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदल के क्या कर दिया? विजय दुर्ग। प्रधानमंत्री श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये कहां पर है? सिक्किम में। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए? यूएनएचआरसी। और सिमोना हालेप ने संन्यास ले लिया, उनका संबंध टेनिस से है, रोमानिया की प्लेयर है। और आखिरी प्रश्न पूछा कि वर्ष 2025 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक कब आयोजित किया जा रहा है? 2 से लेके 8 फरवरी 2025 तक। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 17 जून को मनाया जाता है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।